नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप एसएससी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां आपको मालूम होगा कि नए पैटर्न में अब हमारा कंप्यूटर नॉलेज भी वो भी हमारा ऐड हो गया। यानी कंप्यूटर नॉलेज है वो भी हमारा एक पार्ट हो जाए। जैसे रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, जीएस की बात कर रहे थे, उसी तरह अब नए पैटर्न में किसी भी एसएससी एग्जाम की बात हम करेंगे, वो सीएचएसएल की बात होगी या सीजीएल की, तो वहां पर हमारा कंप्यूटर नॉलेज है वो हमारा पॉइंट बन जाता है। वेरी गुड इवनिंग जयदेव, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों, रोजाना मैं इस चैनल पे 2 सेशंस लेके आता हूं। एक सुबह 11 बजे जहां पे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और एक 11:30 बजे यानी कि अभी 4:30 बजे यानी कि अभी, जहां पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो वो 2 सेशन है जो इस चैनल पे आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा, सुबह 11 बजे चैप्टर वाइज, और शाम 4:30 बजे वो आपका एमसीक्यू। तो डायरी में टाइम है वो मेंशन कर लो, दोनों सेशन को अटेंड जरूर करें। वहां से आपका टॉपिक होता जाएगा और यहां से आप लोग एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे। तो इसी भरोसे के साथ कि आप रेगुलर सेशन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। और आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट वाइज लिया है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन किया है। तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। निखिल कुशवाहा, चरण सर जी, वेरी वेरी नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या पूछा गया है वो देखते हैं। सवाल बड़ा सटीक है। ये रहा आपके सामने, द टीसीपी/आईपी सूट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड टू सेट अप द इंटरनेट एंड कंसिस्ट हाउ मेनी लेयर्स। टीसीपी/आईपी सूट है, उसमें कितने प्रोटोकॉल होंगे, पहला सवाल तो ये। और दूसरा, यूज किया जाता है किसके लिए, HTML एंड 4 प्रोटोकॉल के किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, कि टीसीपी/आईपी सूट अगर प्रोटोकॉल है या कह सकते हैं नेटवर्किंग मॉडल है, वो किसके लिए बना है, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि उसमें कितने लेयर होते हैं। 2 तरह से सवाल पूछा गया है। हाँ, क्लास नहीं हो रही थी चूंकि छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो अब से क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, आप परेशान ना हो, रेगुलर क्लासेस अब आपको मिलेगी। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है बच्चों, अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो राइट आंसर हमारा क्या है, द टीसीपी/आईपी सूट कंसिस्ट ऑफ, चलिए कंसिस्ट ऑफ, तो याद रखिएगा यह हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होगा। यहां पे हमारा क्या होगा, यह हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यूज टू सेटअप, कितना लेयर होता है, इसमें 4 लेयर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे, कि टीसीपी/आईपी सूट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। उसमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हमारा HTTP, FTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और दैट आर यूज्ड टू सेटअप द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, वो हमारा 4 लेयर होता है। ये 2 चीज़ तो क्लियर है, वेरी गुड। अब ये 4 लेयर कौन कौन है वो समझ लीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कि TCP/IP मॉडल में 4 लेयर कौन कौन है, तो बड़ी आसानी से समझिएगा। उसमें 4 लेयर हमारा होता है। नंबर 1 नेटवर्क लेयर, वो हमारा नेटवर्क लेयर होगा। दूसरा हमारा होगा वो हमारा इंटरनेट लेयर होगा, इंटरनेट लेयर होगा। तीसरा हमारा होगा वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। और चौथा जो हमारा होगा वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होगा, वो एप्लीकेशन लेयर होगा। ये 4 लेयर है, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में नीता हम लोग कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में NITA, नीता इज द राइट आंसर, नीता इज द राइट आंसर, NITA इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, नेटवर्किंग एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। द TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सूट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, उसमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है, और यूज टू सेटअप द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। उसमें कितने लेयर हैं, तो 4 लेयर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे कह दें, यस सर, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, आई होप यू समझ में। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्ट कीज आर यूज स्विच एंड फॉरवर्ड ऑफ मेन्यू टैब इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में अगर स्विच करना होता है तो इनमें से किसका उपयोग हम लोग करेंगे। वो हमारा अल्ट टैब होगा, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट होगा, या फिर हमारा कंट्रोल टैब होगा, या फिर अल्ट कंट्रोल डिलीट होगा। कौन सा होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। अगर गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं तो आप ऊपर में जितने मेन्यू देखते हैं ना, ऊपर में टैब ओपन होता है, उस टैब को अगर स्विच करना चाहते हैं, अगर कहने का मतलब बहुत सारे टैब ओपन है, तो एक के बाद दूसरा टैब, दूसरा टैब, स्विच एंड फॉरवर्ड, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, अगर ये काम करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा स्विच शॉर्टकट की होगा जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि वहां पे फॉरवर्ड और करने के लिए बोला है, यानी कि ऊपर में मेन्यू टैब, ऊपर वाली बात कर रहा हूं,
यहाँ पे अगर मल्टीपल टैब हम लोग ओपन करते हैं, मान लो कि आपका यहाँ पे यूट्यूब खुला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपका अड्डा का साइट खुला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एसएससी का साइट खुला हुआ है, ऐसे मल्टीपल टैब है और उसको हम लोग स्विच एंड फॉरवर्ड करेंगे तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन बड़ा सटीक है, आंसर इसका दीजिए। तो आंसर की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी बच्चे अभी तक आंसर यहाँ पे कर नहीं रहे, मैं आपसे आंसर की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। चलिए आंसर कीजिए। चलिए, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो राइट आंसर अल्ट टैब नहीं होगा, कंट्रोल टैब होगा। अल्ट टैब जो होता है वो टास्क बार को स्विच करता है, टास्क बार को वो हमारा स्विच करता है, टास्क बार को वो हमारा स्विच करता है, याद रखिएगा। और कंट्रोल टैब जो है हमारा बेसिकली वो ऊपर वाले मेन्यू को स्विच टैब करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? कंट्रोल टैब इज द राइट आंसर, कंट्रोल टैब इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह की क्वेरीज है तो वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में। टास्क बार को अगर स्विच करना है, अगर टास्क बार को स्विच करना है तब अल्ट बार, नीचे वाला लाइन अगर है, अगर ये आपका स्क्रीन है बच्चों, अगर ये आपका स्क्रीन है, नीचे वाला लाइन को अगर हम स्विच करना चाहते हैं तो हम लोग करते हैं अल्ट टैब। लेकिन ऊपर वाले लाइन को अगर स्विच करना चाह रहे हैं तो मतलब ऊपर वाले को क्रोम में, तो हम लोग कंट्रोल टैब करते हैं। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। तो देखिएगा ये दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर भी जरूर करते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू ऑनलाइन सोर्स। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपके मोबाइल में या आपके पेन ड्राइव में कोई फोटो है, आपके पेन ड्राइव में कोई फोटो है और उसको आप ट्रांसफर करते हैं किस में? तो हमारा कोई भी ऑनलाइन सोर्स में, यानी अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, कहीं भी आप लोग फोटो अपलोड करते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं भी फोटो अगर अपलोड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैंने आंसर ही बता दिया, बाय मिस्टेक आंसर बता ही दिया, अब आंसर मुझे बता ही दो। ठीक है, अगर ट्रांसफर डेटा और फाइल कर रहा है आपके किसी पेन ड्राइव से, किसी मोबाइल से, किसी से भी, और वो किस पे? ऑनलाइन सोर्स पे। ऑनलाइन सोर्स कहने का मतलब ये है कि आप ये क्या समझ सकते हैं कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप, ऐसे जगह पर अगर अपलोड ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा? उसे अपलोड करना कहा जाएगा। आंसर विल बी अपलोड। यही इसका अगर उल्टा होगा, अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि हम ऑनलाइन सोर्स से अपने लोकल कंप्यूटर में अगर फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारा डाउनलोड होता है, वो हमारा डाउनलोड होता है। ठीक है, वो हमारा डाउनलोड होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। दैट इज द वे, दैट इज द पॉइंट, आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। इज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपलोड और डाउनलोड का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सा बात, आप डेली ये काम कर रहे हैं, डेली ये काम कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अगर अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करके हम लोग अपने इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं, दैट इज द अपलोड। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। और वही वहां से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, दैट इज द डाउनलोड। तो दोनों में फर्क है और दोनों को याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढते हैं। निजी और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का कपटपूर्ण कार्य है, जिसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान जैसे आईडी और पासवर्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड को उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड। तो इस तरह का फ्रॉड अगर हो रहा है जिसमें आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरह का अगर फ्रॉड आपके साथ हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो मालवेयर की कैटेगरी में आएगा, वो ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी में आएगा, वो स्पाईवेयर की कैटेगरी में आएगा, या फिर हमारा फिशिंग की कैटेगरी में आएगा? किस कैटेगरी में आएगा? इसका जवाब क्या होगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करते हैं तो ये हमारा आता है किसमें? तो ये हमारा फिशिंग की कैटेगरी में आता है। किसमें? तो वो हमारा फिशिंग की कैटेगरी में आ रहा है। किसमें? फिशिंग की कैटेगरी में। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, फिशिंग। अब समझिएगा, सबके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अगर डी इज द राइट आंसर। आप समझिए, अगर किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होता है, यानी कि धोखाधड़ी, जिसमें आपके सेंसिटिव चीज, जैसे अगर हम मध्यम वर्गीय इंसान हैं तो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? तो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है हमारा आईडी और पासवर्ड। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर ले ले, डेबिट कार्ड का नंबर ले, हमारा इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल ले ले, यानी हमारे अकाउंट डिटेल अगर कुछ लेता है तो वो सेंसिटिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो उस तरह का धोखाधड़ी आपके साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं एक फिशिंग होता है। एक वेब सीरीज भी आई थी, आपने देखा होगा, जामताड़ा एक वेब सीरीज आई थी, नहीं होगा तो जाके देखना जरूर। उसमें फिशिंग का बहुत सारा एक्टिविटी है जो दिखाया गया था। ठीक है, तो फिशिंग के तहत होता है क्या? तो आपको फंसाया जाता है, आपको फ्रॉड किया जाता है और आपसे पैसे वहां पे एक्सेस की जाती है। तो किसी भी माध्यम से ये हो सकता है आपका। ठीक है, फिशिंग का बहुत सारा टाइप होता है। फिशिंग हो गया, ईमेल फिशिंग होता है, एसएमएस फिशिंग होता है, भिशिंग होता है, तरह तरह का एक्टिविटी यहाँ पे होता है और हम इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए फिशिंग क्या है। तो सिंपल सा बात है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके से आपका सेंसिटिव डेटा लिया जाता है, दैट इज द फिशिंग।
अगला है मालवेयर। बच्चों मालवेयर क्या होता है? मालवेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में है उसकी हम देखें तो मालवेयर क्या है? दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, मालवेयर के बारे में समझिएगा, लिख लीजिएगा कहीं नीचे, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाए वो हमारा मालवेयर कहता है। इट इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये हमारा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है जिससे हो ये रहा है कि हमारे सिस्टम का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाए उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। और याद रखिएगा कि मालवेयर का ही एग्जांपल होता है वायरस, ठीक है। वायरस जो है वो मालवेयर का ही एग्जांपल है, वॉर्म जो है वो मालवेयर का ही एग्जांपल है, ट्रोजन हॉर्स जो है वो मालवेयर का ही एग्जांपल है, ठीक है। और स्पाईवेयर की बात करें वो भी सब हमारा क्या है? तो वो सब हमारा मालवेयर का ही, यानी दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। नुकसान पहुंचाने का दो तरीका, आपको सिस्टम को दो ही तरह से नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं या तो आपके सिस्टम को स्लो कर दे, करप्ट कर दे, या दूसरा ये कर सकते हैं उसका डेटा चोरी कर सकते हैं। यही दो तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से ये किया जाता है उसे मालवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें? तो मालवेयर की कैटेगरी। मैलिशियस प्रोग्राम इज द राइट आंसर, मैलिशियस प्रोग्राम जो हम लोग कहते हैं। चलिए अब इसी में आता है, ठीक है सर ये तो मालवेयर आपने समझा दिया, एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाए उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। दैट इज द राइट आंसर। अब एक तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो दूसरा सवाल ये है सर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। ट्रोजन हॉर्स किस कैटेगरी में आएगा? ट्रोजन हॉर्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो एक तरह का मालवेयर है, समझिएगा। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर होता है जो आपको डाइवर्ट करता है आपके ट्रू इंटेंट से। ट्रू इंटेंट कहने का मतलब है, अगर F1 की जो है उसका मतलब है हेल्प मांगना, F1 का मतलब है हेल्प करना, तो वो हेल्प ना करके कोई और काम कर रहा है तो वो ट्रोजन हॉर्स का शिकार हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसा किए, मान लीजिए कि मीडिया प्लेयर प्ले कर रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड बटन कोई और काम कर रहा है, प्ले बटन कुछ और काम कर रहा है, फुल स्क्रीन बटन कुछ और काम कर रहा है, यानी कि जिसको ट्रू मकसद से वो डाइवर्जन आ रहा है तो दैट इज द कॉल, वो हमारा आ गया क्या? वो मेरा आ जाएगा, याद रखिएगा वो मेरा किस कैटेगरी में आएगा? तो वो मेरा ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा है तो सर स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो समझिए स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जिसका काम ये है जो आपके सिस्टम से डेटा या इंफॉर्मेशन को चोरी करेगा और किसी और को ट्रांसफर करता है। which access data information transfer to another is known as a spyware, ठीक है। वो हमारा क्या है? तो वो बेसिकली मेरा स्पाईवेयर इसी कैटेगरी में आता है कि ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो डेटा को चोरी करके किसी और को ट्रांसफर करे, तो वो मेरा स्पाई, जासूसी का काम है। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। तो ये हो सकता है कि हार्डवेयर से भी हो और हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से भी हो। हम पेन ड्राइव लगा के भी आपके सिस्टम का डेटा को चोरी कर सकते हैं या किसी ऑनलाइन तरीके से भी डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो डेटा चोरी करके किसी और को अगर हम भेज रहे हैं तो ये वाला एक्टिविटी है वो मेरा स्पाईवेयर की कैटेगरी में आता है। लिख लेना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे बता दो यस सर, ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, अब किसी तरह का दिक्कत यहां पे नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं। तो कंप्यूटर और ये पूरा पढ़िए, 2 मिनट का मैं समय देता हूं, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई आंसर, किसी बच्चे का आंसर, थोड़ा सा आंसर तो कर दो भाई।
क्या है देखते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर, या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, या स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द डेवलपर। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, फंस गया सारा बच्चा, यहाँ पे फंस गया है क्योंकि मैंने एग्जाम को यहाँ पे घुमा दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, अगर पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर, ऑर्गेनाइजेशन, समझिए दोनों चीजों को, ठीक है। दो चीजें होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम इसके बारे में समझाते हैं। दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आर्किटेक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्किटेक्चर कहने का मतलब है कि उसका हार्डवेयर कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है, यह बताता है उसका आर्किटेक्चर, ढांचा, स्ट्रक्चर। तो जो भी बच्चे बी कह रहे हैं गलत है, बी जो है वो मेरा आर्किटेक्चर का आंसर है, बी जो है वो मेरा आर्किटेक्चर का आंसर है, ठीक है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आर्किटेक्चर सिंपल सा समझिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, देखिए आंसर आप लोग। आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं तो हार्डवेयर कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हार्डवेयर कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये चीज जो जिक्र होता है वो आर्किटेक्चर में होता है। और साथ ही साथ वो कंप्यूटर बिहेव कैसा करता है एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, किसी तरह का दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? गेटिंग द पॉइंट? चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, इट्स, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और यहां पे मैं चाह रहा था कि आपको पूरा विजन है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये दोनों का अंतर समझिएगा, पहला जो लाइन है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित कर रहा है और दूसरा जो लाइन है वो मेरा आर्किटेक्चर को संबोधित कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शब्द अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर संरचना और व्यवहार जैसे कि उपयोगकर्ता द्वारा देखा जाता है। यानी कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बाय द यूजर व्यू। हम कैसे कंप्यूटर का बिहेवियर को देखते हैं, कंप्यूटर कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीजों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक कंपनी की तरह, कंपनी क्या देखेगा, काम कैसा कर रहा है, वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह देखा जाता है। दैट इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं आर्किटेक्चर की बात, आर्किटेक्चर कहने का मतलब है कि भाई मेरे पास कंप्यूटर में सीपीयू है, कंप्यूटर में मेरा रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीजें वहां पर है, तो वो सारा कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, ये चीज मुझे जो बता रहा है वो मेरा बता रहा है क्या, तो वो मेरा आर्किटेक्चर बता रहा है। ये दोनों चीजें यहां पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहां पे, काइंडली ये मुझे बता दिए, किसी तरह का दिक्कत यहां पे नहीं है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? एक बार मुझे बता दो किसी तरह का दिक्कत। तो हार्डवेयर कंपोनेंट हाउ टू कनेक्टेड इज नॉन एज आर्किटेक्चर एंड बिहेवियर वाला पार्ट है वो मेरा आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों डेफिनेशन लिख लेना और 2-3 बार इसको पढ़ना और दिमाग में फंसता जाएगा ये चीज, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द इंटेंशन ऑन सीडी एंड डीवीडी आर कॉल्ड, थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें। जैसे अगर आपने हार्ड डिस्क का चैप्टर हमसे पढ़ा होगा तो वहां मैंने बताया कि चीजें वहां पे ट्रैक और सेक्टर के रूप में होता है, ये ट्रैक और सेक्टर के रूप में होता है, ठीक है। चीजें वहां पे ट्रैक और सेक्टर के रूप में है, चीजें वहां पे ट्रैक और सेक्टर के रूप में, किस में? तो हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में चीजें हमारा वो ट्रैक और सेक्टर के रूप में, ठीक है। हार्ड डिस्क की बात करें या फ्लॉपी डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वो इस कैटेगरी में, ठीक है। तो उसी तरह सीडी में जो होता है वो किस रूप में होता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये चीजें सीडी जो आपने ऐसा देखा होगा तो कुछ इस तरह दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है सीडी के अंदर। ये जो सर्कल है ये इस फॉर्म में आपका दिखता है, ठीक है। तो जल्दी से इसके बारे में बताया, मैंने डायग्राम भी बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है शायद, ठीक है। द इंडेंशन
ठीक है। तो जाहिर सी बात है कहां गया, समझिएगा, जो इंडेंशन पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं पिट कहते हैं, यानी ये जो खड़ा खड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये खड़ा खड़ा जो दिख रहा है उसे पिट कहते हैं, और जो ये ब्लैंक सरफेस दिख रहा है उसे लैंड कहते हैं। जैसे ट्रैक और सेक्टर होता है हार्ड डिस्क में, उसी तरह सीडी में क्या होता है, पिट और लैंड के फॉर्म में। तो इंडेंशन यानी इस तरह का जो ब्लॉकिंग जो दिख रहा है, एक सेकंड, एक और डायग्राम मेरे पास होना चाहिए, आप इसको जब देखोगे, नहीं पिट कहेंगे समझिएगा, क्योंकि इंडेंशन ये वाला पार्ट हुआ ना, ये वाला, ठीक है, यानी ये जो पट रहा है ये इंडेंशन हो गया, और लैंड हो गया प्लेन वाला पार्ट, ठीक है, प्लेन वाला पार्ट लैंड हो गया। तो ये क्या है, तो बेसिकली इंडेंशन की बात कर रहा था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पिट्स इज द राइट आंसर, खड़ा वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह ये अंदर अंदर ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये जो खड़ा वाला पार्ट है उसे पिट कहेंगे, और बैठा वाला पार्ट है उसे लैंड कहेंगे, पिट और लैंड का पार्ट, ठीक है। तो पिट इज द राइट आंसर, पिट लिख लीजिएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बात पढ़ते हैं, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितने लेयर होते हैं, ठीक है, ओएसआई लेयर में कितने होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ओएसआई लेयर में कितने हैं, तो याद रखिएगा ओएसआई लेयर में टोटल 7 लेयर होता है। कितना होता है टोटल, हमारा 7 लेयर होता है। ओएसआई में टोटल लेयर कितना है, तो वो मेरा 7 लेयर है। कौन कौन, तो PDNT स्पा, प्लीज डोंट स्पा, प्लीज डोंट स्पा इज द राइट आंसर, प्लीज डोंट स्पा इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, हाउ मेनी लेयर, तो कितना है, तो 7 है। P फॉर फिजिकल, P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एप्लीकेशन। तो पुष्पा डोंट अस्पा ऐसे याद रख सकते हैं, पुष्पा डोंट अस्पा, फिजिकल, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, ये सब हमारा क्या हो गया, दिस इज द 3, ये मेरा टोटल लेयर होता है। ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है, दैट इज द लेयर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये सातों लेयर पुष्पा डोंट स्पा ऐसे करके इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर सातों लेयर का नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुक जाइए, सब बहुत अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा कि सर पूरा फुल फॉर्म ही लिख दीजिए ना, कोई बात नहीं बेटा, हम लिख देंगे पूरा। एक सेकंड देखिए, तो पहला जो लेयर है वो हमारा फिजिकल लेयर है, ये फिजिकल लेयर हो गया। दूसरा जो हमारा वो डेटा लिंक लेयर हो गया। तीसरा जो है वो मेरा नेटवर्क लेयर हो गया। चौथा जो है हमारा वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। पांचवा जो है हमारा वो सेशन लेयर हो गया। छठा जो है हमारा वो मेरा पांचवा छठा हमारा क्या हो गया, तो छठा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। और सातवां जो हमारा वो मेरा एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है। ये सातों लेयर है, स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे इसके शॉर्टकट मैंने बताया था, पुष्पा डोंट स्पा, ठीक है, इसका शॉर्टकट की हो गया। आई होप समझ में आ गया। किसी तरह क्वेरी, कोई तरह की बात होगा तो बताइएगा। क्लियर है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। चलिए अगला क्या है, यह सोशल नेटवर्किंग साइट है जो पेशेवर व्यवसाय उन्मुख नेटवर्किंग के लिए उपयोग में लाया था। यानी कि प्रोफेशनल सोसाइटी इनमें से किसे कहा था, प्रोफेशनल सोशल साइट है, इनमें से किसे कहा जाता है, प्रोफेशनल सोसाइट है, इनमें से किसे कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कौन सा राइट आंसर होगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कौन सा राइट आंसर होगा, गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इज द विच इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, लिंक्डइन है, वो मेरा प्रोफेशनल सोसाइट है, ये मेरा प्रोफेशनल सोशल साइट, ठीक है,
वो मेरा कौन सा गया, वो मेरा लिंक्डइन हो गया प्रोफेशनल सोसाइटी, ठीक है। आई होप गेटिंग द पॉइंट। ये मेरा कौन सा गया, प्रोफेशनल सोसाइटी हमारा क्या है, तो लिंक्डइन हमारा प्रोफेशनल सोसाइटी। गूगल प्लस फेसबुक आपको पता है कि जनरल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फेसबुक, लिंक्डइन और फेसबुक में फ़र्क बहुत कॉमन है। आप समझ सकते हैं कि जितनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है वो मेरा लिंक्डइन में होता है, लेकिन जितना पर्सनल है, आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं वो स्टेटस लगाते हैं फेसबुक में, लेकिन वो लिंक्डइन में वो चीज़ नहीं लगाते। अपना करियर जो है वो ऑब्जेक्टिव वो है, आप लिंक्डइन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनवांटेड अनसॉलिसिटेड फॉर। भेज दिया? अरे भेज दो यार, जितने भी हुए। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और जैसा है कि मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, लगातार काफ़ी एक्टिव हैं सभी के सभी बच्चे, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। मैं सुशांत सर आपका स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हमारी अगली क्लास है और ये अड्डा 24/7 का ऐप है। आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको डाउनलोड करें। मौसम चौधरी जी, कल्पना, आर के, शोभा कुमारी, संध्या, प्रीति, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जो जो बच्चे जुड़ गए हमारे साथ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और ये हमारा अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और सर, ये हमारी बुक्स हैं जो अवेलेबल है आपका अड्डा 24/7 पर, बुक्स सेशन में अवेलेबल है। जिन जिन बच्चों ने बुक ले ली है आपका Y633S कोड लगाकर, वो बताएं और कैसी लगी उनको बुक। ये हमारा SSC MTS हार्डवेयर हवलदार का एग्जाम है आपका, जो 27 जनवरी से स्टार्ट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर, ये हमारा SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। आप देख रहे हैं सारे के सारे धुरंधर इसमें आपको दिख रहे हैं आपका। ये भी 27 जनवरी से स्टार्ट है और ये लक्ष्य बैच है हमारा। लक्ष्य बैच है आपका, टारगेट बैच है आपका, SSC कंप्लीट फाउंडेशन बैच है आपका। CGL, CHSL, CPU, स्टेनो, सभी का ये फाउंडेशन बैच है जो शुरू हो रहा है 27 जनवरी से। सर, ये संपूर्ण GS स्पेशल बैच है आपका। GS स्पेशल बैच बहुत महत्वपूर्ण बैच है आपका। आप देख रहे हैं इसमें
इसमें जो आप देख रहे हैं मुझे लीडिंग रोल के रूप में देख रहे हैं आपका, तो यहाँ पर जीएस स्पेशल का मेरा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है मुखर्जी नगर का, जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। और सर इसका फ़ी भी बहुत कम रखा है हमने, 919 रुपये फ़ी है, मात्र 919 रुपये। इतनी कम फ़ी कभी नहीं रही होगी आपका। सबसे कम फ़ी यहाँ पर रहेगा आपका Y633 कोड लगाने के बाद। ये संजीवनी बैच है, आप देख रहे हैं सारे के सारे धुरंधर हैं आपका। क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 27 जनवरी से, और ये टियर 2 का बैच है आपका 27 जनवरी से, ये भी स्टार्ट होगा। तो सारे के सारे बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से। तो आज हमारा ब्लड का क्लास है, टोटल क्लास 8 हो चुकी है, आज 9th नंबर क्लास है हमारी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसएससी जीडी का भी बैच स्टार्ट होगा आपका। अभी एमटीएस का बैच है आपका, जल्दी से जुड़ जाएंगे एमटीएस में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इन प्लाज्मा। आपसे पूछेगा क्या फ्रैक्शन होता है का प्लाज्मा का ह्यूमन ब्लड में। तो मान लीजिएगा सर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आप